गॉस लॉ क्या है, हम लोग इसको आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे साइंस क्लास ऑफ विजय में। और गॉस लॉ कैसे डिराइव करना है, गॉस लॉ क्या है, कैसे ये यूज में आया, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप लेक्चर के अंत तक बने रहिएगा। देखिए गॉस लॉ नाम से आप थोड़ा भी वो मतलब भ्रमित मत होइएगा कि गॉस लॉ है, गोस लॉ नहीं, गॉस लॉ। गॉस, इसको हम लोग गॉस लॉ बोलते हैं, मतलब गॉस का नियम। बात समझ में आई? गॉस ने क्या कहा इसको जानिए। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ये मान लीजिए कि कोई चार्ज है, चार्ज, ये मान लीजिए कोई चार्ज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आवेश कहते हैं हिंदी में। और यहाँ से क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आप लोग ये पाएंगे कि अगर ये कोई चार्ज है और ये क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो जब ये लाइन्स है तो क्या करेगा, इसके सामने आपको एक ऐसा पृष्ठ ले जाइए जिसकी एरिया कितनी हो, यूनिट हो। मतलब आप एकांक सरफेस वाला, एकांक समझते हो क्या हुआ ना, कि जिसका क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। तो अगर ये एकांक क्षेत्रफल है और जब इसके रास्ते में जाएगा तो आप क्या पाएंगे, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि जितनी लाइनें क्या कर रही हैं, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें इस सरफेस के परपेंडिकुलर पास हो रही हैं, उन्हीं लाइनों को क्या बोलते हैं, उसी लाइन को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिए क्या चीज़ है। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जब तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़े थे ना कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कैसे पढ़ेंगे आप लोग, ध्यान सुनिए, टेंशन नहीं लेने का भैया, बिल्कुल टेंशन नहीं, ध्यान से पढ़िए। क्या पढ़े थे आप लोगों ने, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हंसने के लिए नहीं है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड या आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग थ्रू और यूनिट एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप लोगों ने देखा कि ये क्या है, ये इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, आपने पढ़ा कि जो अगर ये सरफेस, इसका हम कोई एक एलिमेंट समझते क्या होता है ना, तनी सा, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि एलिमेंट मतलब क्या होता है, लोग कहते हैं तनी सा दीजिए, तनी से मतलब समझते क्या होता है। जैसे अगर ये पूरा ये सरफेस एरिया है, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस एरिया है, हम क्या करें, थोड़ा सा इसका भाग ले लें, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को एलिमेंट्री सरफेस कहा जाता है। आइए देखिए क्या होगा अब इसके आगे। तो अगर ये एलिमेंट्री सरफेस हो, इसकी वैल्यू कितनी हो, इसकी वैल्यू मान लीजिए डेल्टा एस हो, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, ई हो, तो कितना होता है, फाई इक्वल टू ई और ई डॉट डेल्टा एस। और विधवत अगर जानना हो, अगर और विधवत जानना है तो क्या करेंगे, आप इसके प्रीवियस वाले वीडियो पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। बात समझ में आई, क्या समझ में आई कि अगर और अच्छे से जानना है तो क्या करना होगा, आपको पीछे जाना होगा और वहाँ पे देखना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। लेकिन अपन का टॉपिक आज ये नहीं है, अपना टॉपिक क्या है, अपना टॉपिक क्या है, गॉस लॉ है। अब गॉस लॉ जो ये चाचा जी थे उन्होंने क्या किया था, जो गॉस थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ही कुछ नियम दिए थे। गॉस ने क्या कहा, गॉस ने ये कहा कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, जैसे मान लीजिए कि ये, गॉस ने क्या कहा, इसको ध्यान से समझिएगा, गॉस ने क्या कहा कि ये कोई एक क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस का मतलब समझते हैं क्या होता है, या इसको एकदम बिल्कुल हम लोगों ने क्या कर लिया, एक डिफाइन सरफेस ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करें, यहाँ पर एक सरफेस ले लें, सरफेस, इस सरफेस है, ये क्या है,
ये एक सरफेस है और इस सरफेस के बीचों बीच पर एक चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है। आप लोग कभी देखे हो ना, बचपन में गुब्बारा जरूर खेले होगे, खेले नहीं खेले हो? अरे वो जब छोटे से थे, जब बच्चा रोता था तो क्या करते थे हम लोग, मेले में से गुब्बारा खरीद के लाते हैं। तो ये गुब्बारा है और इस गुब्बारे के चारों, गुब्बारा क्या है, बिल्कुल गुब्बारा ऐसे पैक है और उसके सेंटर पे क्या है, एक चार्ज रखा हुआ है। क्या किया गया है कि ये है गुब्बारा, गुब्बारे के सेंटर पर रखा हुआ है चार्ज। और अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितनी लाइनें, कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हैं इससे बाहर की ओर निकलेंगे। अब यहाँ पे सीरियस होना है, सीरियस ये होना है कि एक क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखे हुए हैं, उनका सम कितना है, प्लस क्यू है। तो इस क्लोज सरफेस से संबंधित रिलेटेड कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे, तो कितने होंगे, ये होगा फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ध्यान देना बाबू, गॉस ने क्या कहा, गॉस ने कहा कि अगर ये अगर ये कोई सरफेस है, अगर ये सरफेस है और इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है, तो इससे जो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। क्या होगा, जो वैल्यू होगी वह क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होगा। तो ध्यान से समझिएगा कि गॉस ने क्या कहा, गॉस स्टेट that if Q be the total charge enclosed by a closed surface, then total electric flux through a closed surface is Q upon epsilon 0। Where आपने पढ़ लिया कि Q क्या है, Q टोटल चार्ज है, कुल कितना चार्ज है, और एप्सिलॉन 0 क्या है, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये क्या है, ये वैक्यूम का हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। बात समझ में आई, क्या बोला जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग निर्वात समझते हैं ना, कि जहाँ पर कुछ नहीं हो, एकदम बिल्कुल कोई मीडियम ना हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। उसको हम लोग वैक्यूम कहा जाता है। तो इस तरह से जो है एक गॉस ने नियम दिया था। एक बार फिर से नए स्टाइल में देखो, नए स्टाइल में कैसे बताते हैं। Gauss law state that if Q be the total charge enclosed by a surface, then the total electric flux through the closed surface is phi equal to Q upon epsilon 0। फिर से समझना, if Q be the total charge enclosed by a surface, then total electric flux will be the Q upon epsilon 0। क्या होगा, Q upon epsilon 0 होगा। नए शब्द बताएं, एकदम बिल्कुल याद कर लेना। If Q be the total charge enclosed by a surface, then the total electric flux through the surface will be Q upon epsilon 0। बात समझ में आई भैया, कहाँ समझे, समझ गए ना। अब तुम हमसे पूछोगे कि ये कहाँ से लाया गया, तुम ये पूछोगे कि ये कहाँ से लाया गया, तो कैसे बताया जाएगा, कैसे बताया जाएगा। इसके लिए गॉस ने क्या किया, इसको प्रूफ भी किया। बिना प्रूफ का काम नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे मम्मी झूठ बोल देते हो ना कि नहीं मम्मी पैसा 10 रुपये ले गए थे, आज यहाँ खर्च कर दिए। ये काम कर रहे थे 10 रुपये का नहीं था, 15 रुपये का, 5 रुपये क्या करते हो, बचा लेते हो। तो उस तरह से नहीं काम चलेगा। ये आप क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करना, प्रूफ मतलब कौन करना है, प्रमाणित करना पड़ेगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसको देखिए, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है इसको प्रूफ करने का। तो आप लिखो, क्या लिखेंगे हम लोग, प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे भाई साहब लोग, इसको जानिए कि कैसे प्रूफ होगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कैसे ये प्रूफ होगा, ठीक है। तो पहली लाइन में हमें लिखना पड़ेगा, ये अमिताभ बच्चन के समय पढ़ाएंगे हम। सपोज Q be the total charge, suppose Q be the total charge enclosed by a sphere of radius
रेडियस स्मॉल आर। ध्यान से देखिएगा कि आपने पढ़ा कि सपोज क्यू बी द टोटल इनक्लोज्ड, क्यू बी द टोटल चार्ज enclosed by a sphere of radius r. Now consider a small element. हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम ये मान लिया कि जो ये स्फीयर जो चार्ज है वो क्या है, वो एक सरफेस से घिरा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा सरफेस ले लेंगे। अभी हम बताए थे ना कि तनिसा क्या होता है, तनिसा क्या होता है बताया ना, एलिमेंट्री में क्या हो गया कि सब में से थोड़ा सा हम लोगों ने क्या किया, उसमें से शामिल कर लिया। अब देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे। अब ये पूरा सरफेस तो यस है टोटल, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि ये थोड़ा सा सरफेस ले लिया। इसका कितना वैल्यू है, ये है डेल्टा एस। ठीक है, तो हम अब लिखेंगे कि सपोज क्यू बी द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट सरफेस डेल्टा एस। ओके, then the flux through this elementary surface, ध्यान दीजिएगा, elementary surface क्या बताए थे, भूल मत जाना, भूल न जाना ओ, हम तुम्हें इसके पहले क्या बताए थे, ध्यान सुनना, भूल न जाना क्या बताए थे, क्या नहीं भूलना है कि फाई इक्वल टू ई और डॉट डी एस। भूल न जाना कि फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डेल्टा एस ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस ले लेंगे। मतलब जो एलिमेंट्री सरफेस है यहाँ पे क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी है, ई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है ये क्या है, ई है, और सरफेस कितना है, डेल्टा एस है। और जो यहाँ पे यूनिट वेक्टर है इस सरफेस का, अच्छा ये क्या है, इसका रेडियस है, रेडियस कितना है, आर है, और चार्ज जो है सेंटर पे रखा हुआ है। इस रेडियस का यूनिट वेक्टर क्या है, आर है, जो कि क्या है, ई के पैरेलल है। ओके, अब इससे संबंधित कितने इलेक्ट्रिक होंगे, वो कितना होगा, डेल्टा फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। आपको बताएंगे हम लोग कि पिछले वीडियो में जाके देख लेना। ठीक है, देखना क्या देखना है कि इसका जो है डेल्टा एस के ऊपर वेक्टर क्यों लगाया गया है, ये हम पीछे डिस्कस किए हैं इन द प्रीवियस वीडियो। तो ये क्या मिला, फाई इक्वल टू ई डेल्टा एस। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये छोटा सा पार्ट है, छोटे से पार्ट से कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। तो क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनेगा बाबू, क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि अगर छोटे से भाग से इतने इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं तो पूरे भाग से कितना होगा। समझने वाली बात है, लेकिन एक मामला बड़ा पेचीदा है। पेचीदा यह है कि यहाँ पे ई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ई की वैल्यू क्या होगी, इसको हम निकालेंगे। ई की वैल्यू क्या होगी हम यहाँ से निकालेंगे। तो आपने पढ़ा है कूलॉम्स लॉ, क्या पढ़ा है कि नाउ यूजिंग कूलॉम्स लॉ। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए, और यहाँ पे लिखिए नाउ यूजिंग द कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स साहब ने क्या कहा था, कूलॉम्स साहब ने ये कहा था, आपने फोर्स वाला पढ़ा होगा, लेकिन ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपन क्यू होता है। वह भैया पुराना सब कुछ है, कुछ नया नहीं है। उन्होंने क्या कहा था कि ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपन क्यू। चूँकि हम एफ की वैल्यू किससे निकालते हैं,
कूलॉम्स लॉ से, इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पे ई का निकालने के लिए हम लोग कूलॉम्स लॉ का ही प्रयोग करेंगे। बट आप उतना बड़ा पोथी पत्थरा नहीं लिखेंगे भैया, डायरेक्ट लिखेंगे हम। चाहे क्या बचेगा कि E = 1/4πε0। यहाँ पे कितना चार्ज रखा हुआ है Q, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा Q। डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस r है तो भी r होगा, तो कितना हो गया r²। यहाँ पे क्या करेंगे यूनिट वेक्टर r लिखेंगे। r इज ओरिएंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे ना, भूलना मत। तो यहाँ हम लोग E की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², वेक्टर यूनिट वेक्टर r, फिर यहाँ पर डेल्टा s। कोई बात का टेंशन जी तेरा घबराए या ये सवाल समझ ना आए। गाना सुने हो ना, क्या सुने हो? अब देखिए वो गाना बदल गया है, कैसे बदल गया है कि दिल तेरा घबराए या ये बात समझ ना आए तो क्लिक करना, पीछे जाना, प्रीवियस वीडियो को देखना, फिर इस वीडियो पे आना, अब फिर मुझको बतलाना कि समझ में आया कि नहीं। गाना बन गया। देखिए यहाँ क्या मिला कि फाई = 1/4πε0 Q/r², यूनिट वेक्टर r और डेल्टा s हो गया। अब यहाँ से क्या करना है कि अब हम लोग एक पूरे सरफेस का निकालेंगे। भैया ये छोटे से भाग से निकाला गया है, अब क्या करेंगे इस पूरे भाग से कितना होगा ये निकालेंगे। तो हम लिखेंगे लोग देयरफॉर टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो हम क्या लिखना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ऑल सरफेस, कितना होगा, क्या होता है, अगर पूरे सरफेस से निकाला जाए तो क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा कि अगर ये छोटा सा पार्ट है, छोटे से एलिमेंट का जो है सरफेस कितना है, डेल्टा एस है। हम मान लिया जाए कि इस तरह के यहाँ बहुत सारे सरफेस हैं, सब एक छोटे छोटे से क्या हुआ है कि छोटे छोटे सरफेस से मिल करके बना हुआ है। जैसे मान लीजिए फुटबॉल होता है, फुटबॉल में आप क्या देखते हो, या वॉलीबॉल देखो, उसमें कई कलर की क्या होती हैं, कलर का उसके ऊपर ऐसे ऐसे बनाया होता है। आप देखे होंगे कि कुछ इस तरह का बनाया होता है, ऐसे करके ऐसे नहीं से बना होता है फुटबॉल के ऊपर, ऐसे देखे होंगे, खेले भी होंगे। फुटबॉल की तरह ज़िंदगी भी हो गई है, नहीं ऐसे करके नहीं बना होता है ऐसे। तो ये सब क्या है, मान लीजिए सब एलिमेंट्री सरफेस है। तो अगर एक एलिमेंट्री सरफेस से क्लोज्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, ये डेल्टा फाई = 1/4πε0 Q/r² डेल्टा एस है। तो अब ध्यान से देखना है, क्या करना है कि टोटल फ्लक्स हम निकाल रहे हैं, तो क्या करना होगा, इस छोटे छोटे इसको पार्ट में अगर बांट दिया जाए तो क्या होंगे, सभी से संबंधित क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे। और सबको अगर आपस में जोड़ दें तो क्या होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू द इनक्लोज्ड सरफेस निकल जाएगा। लेकिन कैसे निकालेंगे, इस बात को यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फाई, यहाँ लिखेंगे समेसन, और यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा फाई। बहुत आसान है, यहाँ पे फाई हो गया, यहाँ पे समेसन लिखेंगे, वहाँ पर 1/4πε0 लिखेंगे, Q/r², यहाँ पे यूनिट वेक्टर r लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा s लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको आपको समझना है। तो कैसे समझेंगे, ये बात आपको जानना होगा। कैसे समझेंगे, चूँकि ये यूनिट वेक्टर है और ये क्या है, डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस के पास भी क्या होगा, अपना एक यूनिट वेक्टर होगा। क्योंकि अगर आप एक वेक्टर समाप्त कर रहे हो, ध्यान देना यहाँ पर, अगर इस हम वेक्टर को हटा दें तो क्या करना होगा, आपको यहाँ पे डेल्टा एस ऐसे लिखना होगा, यूनिट वेक्टर। अब ये आर और ये यूनिट वेक्टर एस, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, इनके बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। जब ये इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो ये क्या हो गया, आर डेल्टा एस। तो अब क्या मिलेगा, आर एस कॉस थीटा, तो कॉस 0 हो जाएगा। आर की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू भी 1, तो क्या हो गया, 1 हो गया।
ये मत कहना कि हम बतलाए नहीं, हम बता करके ही जो है आपको आगे बढ़ रहे हैं। तो हम अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब हम देखिए करेंगे क्या। अब यहाँ से 1/4πε0 Q/r² बाहर ले लिए और यहाँ पे लिखे समेशन डेल्टा एस। यहाँ पे छोटे से लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर r यूनिट वेक्टर s इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। हम लिखेंगे कि क्योंकि क्या है ये r ये दोनों पैरेलल हैं ऐसे, इसकी वैल्यू क्या मिल गई a मिल गई। अब भाई अब हम लोग आखिरी पहुंच चुके हैं। अभी बताओ कि अगर इस पूरे सरफेस को हम लोग जोड़ दें, जितना ये स्फेयर है, इस स्फेयर का अगर जितने भी पार्ट होगा सबको अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? कोई है जो बताएगा? कोई है जो बताएगा कि अगर इस पूरे सरफेस जितने भी ये पार्ट हैं छोटे छोटे पार्ट में आपस में जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेयर। जो स्फेयर है, जो इसका सरफेस एरिया होगा पूरे का, वही क्या होगा? वही उसी के बराबर मिलेगा ना। तो यह समेशन डेल्टा एस किया गया है तो क्या मिला? डेल्टा एस इक्वल टू क्या मिलेगा? 4πr²। यही नहीं पढ़े हैं? यही पढ़े हम लोग। क्या मिलेगा आपको? फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। यहाँ क्या मिलेगा? 4πr²। काटने में बड़ी मज़ा आता है। ये खटाक ये खटाक 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 खटाक, क्या बचा? फाई इक्वल टू Q/ε0। क्या मिला? Q/ε0। ये क्या है? इट इज़ द गॉस लॉ। ये क्या है? ये गॉस लॉ है। गॉस ने यही कहा था ना कि अगर कोई एरिया इनक्लोज्ड है और उसके अंदर चार्ज है तो उस सरफेस से जो निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी? Q/ε0 होगी। क्या होगी? Q/ε0 होगी। इसको हमने क्या किया? आसानी से धीरे 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 हमने क्या किया? इसको प्रूव करके आपके सामने ला दिया। अगर मेहनत नहीं करोगे, लेबर नहीं करोगे तो क्या होगा? आप इसको भूल जाओगे। इसलिए भूलना नहीं है, इसको कई बार देखना है और कर करके क्या करना है? जादूगर बन जाना है फिजिक्स का। एकदम बता रहा हूँ, जो कर रहे हैं तुम करोगे तो पक्का जादूगर बन जाओगे। और एकदम बिल्कुल ऐसे याद नहीं करना है, एकदम समझना है। समझे? समझो इसको कैसे किया जा रहा है। याद करोगे तो भूल जाओगे। याद करने की चीज़ नहीं है, इसको समझो कहाँ से कहाँ तक हुआ है। और समझने के लिए क्या चाहिए? अकल। और अकल कहाँ से आएगी? वो आएगी बुक से। और बुक समझ में नहीं आता तो मेरे प्रीवियस जो भी वीडियो अपलोड किया हूँ सबको देखो, तो तुम्हें बारी बारी से सब समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे हो रहा है। अब गॉस ने जो नियम दिया, वो गॉस के नियम देने के बाद से क्या हुआ कि कुछ उसका महत्व है, कुछ उसकी ऐसी बातें हैं जो हमें क्या करना होगा? हमें याद करना होगा। जैसे कोई मूवी आती तो क्या करते हो? अगर कोई बढ़िया गाना होता है तो उसको तो बिल्कुल तुमको याद हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखा जाए कि यहाँ पर ऐसा क्या चीज़ है जो हमको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि इट इज़ द गॉस लॉ। ठीक है, यही क्या है? यही गॉस लॉ है। बस हो गया। अब क्या करना है? इसको देखिए, सम सिग्निफिकेंट ऑफ गॉस लॉ। सम सिग्निफिकेंट फैक्ट ऑफ गॉस लॉ। फैक्ट ऑफ गॉस लॉ। देखो बाबू, जो गॉस लॉ है उसने क्या क्या फैक्ट दिया था, बिल्कुल हम लोग समझने वाले, एकदम समझने वाले हैं, जिंदाबाद बोल करके। अब देखिए कैसे क्या क्या इसमें सिग्निफिकेंट वाली चीज़ है, इसको हमें अब समझना होगा। ठीक है, चलो दो चार पॉइंट है, इसको हम लोग लिखेंगे कि पहला पॉइंट क्या है। देखिए कि आपने देखा कि फाई इक्वल टू क्या होता है? Q/ε0। Q क्या है? Q क्या है? जो डब्बा बंद है उसी के अंदर कितना चार्ज ठूस ठूस के भरा है उसका ही क्या है? सम है। तो इस चीज़ को लिखोगे कि वही क्या है? ठूस ठूस के भरा हुआ है। लेकिन ये एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी है।
लेकिन इसमें कहीं पर भी इसके सरफेस का या इसके साइज का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो गॉस लॉ है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो क्या करता है, शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। तो पहला पॉइंट लिखना, गॉस लॉ इज, यहाँ देखिए ना कि गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, नॉट मैटर it do not have matter what is sphere, size और शेप। ध्यान देना, अगर ये हम लोग शेप की बात की जाए तो ये स्फेयर है, लेकिन ये क्या करता है, जो गॉस लॉ है यह इसके शेप और साइज पे निर्भर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि देखो भैया, ये गॉस ने अगर ये फार्मूला दिया था तो उन्होंने क्या किया था कि जिस सरफेस का प्रयोग किया था उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सरफेस को नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि द सरफेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ध्यान देना कि द सरफेस that we choose for using the Gauss law is called Gaussian surface। इस सरफेस को हम क्या नाम देते हैं, इस सरफेस को हम नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। भैया गॉसियन सरफेस, हम सोच रहे थे ना कि यार इसको ना बताया जाए, लेकिन दिल है कि मानता नहीं दिल जो है ना मानता नहीं है कि यार बता दो, सोचते बता देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको बताना क्या है, ज़रूरी है। तो जो सरफेस, इस सरफेस में जो सरफेस गॉस ने यूज में लाया था, या जो हम लोग चूज करते हैं इसके एप्लीकेशन के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, उसको गॉसियन सरफेस कहा जाता है। चलिए अब देखिए आगे क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, यहाँ पर सरफेस के अंदर चार्ज, पूरे जो सरफेस है उसका चार्ज कितना है, Q1 है, इसके बाहर कितना है, Q2 चार्ज है। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो सिर्फ इस अंदर वाले चार्ज पर निर्भर करेगा। जैसे मान लो कि क्या है कि ये जो बाहर वाले बाबू हैं, इस बाहर वाले बाबू पे क्या है, वह टोटल फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। जो ये अंदर है, मतलब जो दिल में है, जो अंदर है, उसी पे क्या करेगा, टोटल फ्लक्स डिपेंड करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझा या समझाऊं? समझने के लिए दिमाग, और दिमाग क्या है कि अगर एक इनक्लोज सरफेस है और इसके बाहर चार्ज Q2 है, अंदर चार्ज Q1 है, तो जो फ्लक्स होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो क्या करेगा, ओनली वन इनसाइड, जो चार्ज इनसाइड है उसी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। इस चीज़ को नोट कर लो कि इन द सिचुएशन व्हेन द सरफेस इज चूज सच दैट, ध्यान दीजिएगा कि इन द सिचुएशन व्हेन द सरफेस इज chosen that there are some charge inside the enclosed surface and some charge is outside the surface। ध्यान देने वाली बात है, क्या बात है कि if a surface is chosen such that, chosen है, ध्यान देना कि if a surface is chosen such that the some charge is enclosed inside the closed surface and some charge is outside it, then total flux depends only on the charge which are enclosed inside। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो चार्ज अंदर होगा उसी पे क्या करना है, उसी पे ही वो निर्भर करता है। चलिए दूसरी चीज़ें क्या है कि गॉस लॉ किसको फॉलो करता है, तो गॉस लॉ फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ तुम देखिए होगा कि बहुत जगह पर नीचे जैसे मान लीजिए कूलॉम्स लॉ है, F इक्वल टू क्या है 1/4 πε0 Q/Q1 Q2 अपन क्या है Q1
Q2 अपन R स्क्वायर है। फिर आप देखे होंगे कि जो कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है, हम लोग पढ़े ना कि हाँ कि अगर दो बॉडी है, अगर उनके बीच लगने वाला फोर्स या तो क्या होता है M1 M2 कैपिटल G M1 M2 अपन R स्क्वायर। तो ये सब क्या है, इन्वर्स में आते हैं। और इन्वर्स में सोचते क्या होता है ना कि यहाँ पे जो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या है R स्क्वायर। तो F या हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे -2 हो गया, तो इन्वर्स स्क्वायर हो गया। तो जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ क्या करता है, वह इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। क्या वो फॉलो करता है कि अभी जो यहाँ पे E की वैल्यू है कैसे निकालते हैं, जो E की वैल्यू है हम लोग कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं कूलॉम्स लॉ से। और कूलॉम्स लॉ क्या है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसलिए क्या हुआ कि जो गॉस लॉ है वो गॉस लॉ क्या है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो तुम ऐसे बताओगे कि द गॉस लॉ फॉलो द इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो ध्यान देना भैया, क्या समझे कि द गॉस लॉ फॉलो द इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ओके, चलिए आगे देखिए क्या होता है कि हियर द क्यू, जो ये क्यू आप देख रहे हैं, क्यू क्या है, हियर द क्यू डिनोट द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जैसे मान लो कि हम एक सरफेस लिए, कौन सा सरफेस लिए, इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया कि एक सरफेस लिया, कौन सा सरफेस है, मान लीजिए कि ये इस तरह से सरफेस है। यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, Q3 है, Q4 है, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Q5 है, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं। तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5, ठीक ना। तो ये नहीं है कि ये अलग अलग नहीं, ये क्या कर रहा है, जो Q है वो टोटल सम ऑफ चार्ज है, जितने भी चार्ज इसके अंदर हैं सबको क्या कर रहा है, उस सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ कि हम लोगों ने जो गॉस लॉ को बिल्कुल ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद से क्या निकला कि वो सही है, कैसे प्रूव किया गया है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसको हम लोगों ने याद कर लिया। एक हम छोटी सी बात बताना चाहेंगे, उसको समझने के बाद से क्या होगा कि दिलों और दिमाग में ये बात उतर जाएगी, ठीक है। क्या होता है तुम ना कि कैसे ये इनक्लोज होगा। देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है, बात सुन रही, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर में मान लीजिए ये बिल्कुल ये दोनों हिस्सा बराबर है, कम ज़्यादा नहीं है, ये कम और ज़्यादा नहीं है, ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल एक बराबर है। जो ये सरफेस है ये दोनों क्या है, ये सरफेस बराबर है। मान लीजिए कि पहला सरफेस है, ये क्या है, दूसरा सरफेस है। और जो सिलेंडर बनता है तो कैसे बनता है, ये मान लीजिए पेज है तो सिलेंडर ऐसे बनता है, ऐसे करके। तो एक सरफेस तो ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, और एक सरफेस जो ये वाला है जो ऐसे घुमा हुआ है, जो पाइप की तरह का है, वो मान लीजिए सरफेस क्या है, 3 है, समझे। और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इस ऐसे मतलब एक फील्ड में रखा हुआ है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना है, कैपिटल E है। तो क्या होगा, यहाँ से जो संबंधित हो, यह S1 है, इसका सरफेस S1 है, इसका सरफेस एरिया क्या है, S2 है। जो ये गोला बना हुआ है, गोला, इस गोले का सरफेस कितना है, S2 है। और जो ये सिलेंडर जो ऐसे घुमा करके जो बनाया गया है, इसका सरफेस कितना है, S3 है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है कि टोटल जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो हमने पहले बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, E है, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, E मिलेगा। इसका सरफेस कितना है, मान लीजिए φ2 है, तो क्या मिलेगा, ES2, यही मिलेगा ना। और यहाँ क्या मिलेगा आपको, φ2 मिलेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, आप पढ़े हैं कि यहाँ पर E1 है, सॉरी E है, E2 E है। और सरफेस एरिया कितना है, S1 है, तो यहाँ क्या मिलेगा, φ = ES1 मिलेगा भाई। लेकिन इस बाहर की तरफ क्या होगा, बाहर की तरफ क्या होगा, मान लीजिए कि इससे भी तो बाहर निकलना है। ये मान लीजिए φ3 है, तो φ3 जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, φ = E.S.
यहाँ पे जो ई आएगा इसमें एक परपेंडिकुलर वेक्टर आता है, यूनिट वेक्टर आर, और ये एस का भी आएगा, सरफेस का भी, तो क्या है आर। बट इस कंडीशन में क्या है कि आर और एस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो क्या होगा, आप लिखोगे कि आर डॉट एस डॉट, तो यहाँ पर यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ एस, फिर यहाँ पे कॉस 90 हो जाएगा, और 90 वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसका मतलब क्या हो गया बन रहा था हीरो, अब हो गया क्या, 0। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी phi3 वाली, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, एट लास्ट 0 मिलेगी। तो यहाँ पे मिलेगा आपको phi3 = 0। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे मामला थोड़ा सा पेचीदा है, यहाँ पे थोड़ा सा मामला क्या है, पेचीदा है। इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या करेंगे, प्लस साइन रखेंगे, और इस उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, माइनस रखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि टोटल फ्लक्स, यहाँ पर लिखेंगे कहाँ, टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, फाई = मिलेगा phi1 phi2 phi3, यहाँ पे लिखेंगे ES1 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे प्लस ES2, यहाँ पे लिखेंगे 0, क्योंकि ये बन रहा था हीरो। अब यहाँ पे बचा क्या, माइनस ES1, यहाँ पे बचा ES2। फिगर में देखो, हमको बताओ ये दोनों क्लोज सरफेस आपस में क्या है दोनों भाई भाई, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है। तब ये आपस में बराबर है, इक्वल है, तो क्या मिलेगा कि सिंस, यहाँ पे लिखना होगा सिंस S1 = S2, देयरफॉर क्या मिलेगा, phi = माइनस ES। इसको मान लो S के बराबर है, मान लो कि S के बराबर है, इसको हमने मान लिया कि से, तो क्या मिलेगा ES1 माइनस ES प्लस ES, ये दोनों हो गया कैंसिल, phi = क्या मिला, 0। तो इस तरह से आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, क्या मिला, इसके थ्रू जो एक क्लोज सरफेस है इसके थ्रू कितना मिला आपको, phi = 0 हो गया। तो ये हम बता रहे थे कि एक छोटा सा नमूना था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक, ओके। और अगर आपको ये समझ में आया हो तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और आपके दोस्त भी अच्छे से समझ जाएं, इसलिए क्या करना है, आपको वीडियो को शेयर भी करना है। ओके फिर दोस्त, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।